फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एटील क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है संजय शर्मा और हम चला रहे हैं ई अकाउंटेंट की क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक हमने अपने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं वो किए हैं: गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स कंसेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और जर्नल एंट्री तो चली रही है गोल्डन रूल्स के साथ में। दोस्तों, आज का कंसेप्ट है जीएसटी एंट्री एंड कंसेप्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो जीएसटी एंट्री एंड कंसेप्ट फॉर अकाउंटिंग के अंदर जो है, हम जीएसटी को नहीं समझने वाले, सिर्फ हर एंट्री के दौरान जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हम उन सबको समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे जीएसटी का चैनल क्या होता है, जो सेल परचेज के दौरान कैसे उसका चैनल काम करता है। उस पूरे चैनल को जब हम समझ जाएंगे तब हमें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम जितनी भी सेल्स और परचेज की एंट्री करेंगे अब आगे से, उन सब के अंदर हम जीएसटी का इम्पैक्ट करेंगे। जितनी कोशिश होएगी उन सब के अंदर हम जीएसटी एंट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि जीएसटी एक्ट के अंदर क्या लिखा है, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं एक्ट की कोई बात नहीं बता रहा हूँ, तो इसको जीएसटी एक्ट ना समझें। सिर्फ ये देखें कि जब हम कोई सेल बिल बनाते हैं, परचेज बिल बनाते हैं, कोई एक्सपेंस करते हैं, उस दौरान जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग एंट्री के लिए जो जीएसटी का है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी एंट्री बतानी है। आपको एक छोटा सा ये तो पता ही होगा कि भी जीएसटी जो होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइबिलिटी है, एक इंस्ट्रक्शन होती है कि हर दुकानदार अपने कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करेगा। हर दुकानदार अपने कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। दुकानदार दुकानदार से कैसे करता है, कंपनी दुकानदार से कैसे करती है, होलसेलर से कैसे करती है, ये सब हमारे जीएसटी चैनल का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ एंट्री समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब हम सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री करते हैं तब क्या करते हैं। मैं लिख रहा हूँ परचेज एंट्री। ठीक है, जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तब हम क्या एंट्री बनाते हैं, परचेज, या हम लिखते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या हम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये परचेज की एंट्री करते हैं हम, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जब परचेज की एंट्री होगी तो हम क्या करेंगे, जीएसटी को हम लिखेंगे जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम परचेज करते टाइम जीएसटी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, जब हम एंट्री करते हैं सेल्स की, सिर्फ एंट्री करते टाइम क्या करेंगे वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, एंट्री करते टाइम हम क्या करते हैं, जब सेल्स की एंट्री करते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट या सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या हम लिखते हैं गुड्स अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, टू जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि परचेज के दौरान जीएसटी डेबिट होगा और सेल के दौरान जीएसटी क्रेडिट होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को रट लो, बिल्कुल रट लो कि सेल्स के दौरान जीएसटी को क्रेडिट किया जाता है और परचेज के दौरान जीएसटी को डेबिट किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था जिसके अंदर कहा था कि ड्यूल सिस्टम होता है, ड्यूल अकाउंटिंग होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैंने ड्यूल इम्पैक्ट बताया था।
तो आपने उसके अंदर देखा था, मैंने बताया था कि कोई चीज़ आती है तो कोई चीज़ जाती भी है, ठीक है। कोई चीज़ आई तो कोई चीज़ गई। जब परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा और माल आएगा। तो माल आना क्या होता है? इन। और जब निकलता है तो क्या होता है? आउट, ठीक है। इन और आउट। इन होता है परचेज के दौरान और आउट होता है सेल्स के दौरान। ये क्या होता है? कोई भी चीज़ का आना जाना, माल का, ठीक है। अब आप सोचोगे इतनी छोटी सी चीज़ क्या बताने वाली बात है? तो इस चीज़ को बताने के पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम सेल और परचेज करेंगे तो जीएसटी को डेबिट और क्रेडिट तो किया है, लेकिन जब हम इनका लेजर अकाउंट देखेंगे इन फ्यूचर में तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेल के दौरान था या परचेज के दौरान था? अब अकाउंटेंट जो एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें काम कर चुके होते हैं, वो तो इजीली देख लेते हैं कि भाई अगर जीएसटी का क्रेडिट इम्पैक्ट है तो वो पे करने के लिए है, और जो डेबिट इम्पैक्ट है वो हमारा उसके लिए अलग बेनिफिट है उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को भी थोड़ा आगे नहीं वर्डों को यूज़ करना चाहता, उन शब्दों को पहले मैं उन्हें लिख लेता हूँ। जब भी हम परचेज करेंगे, ठीक है, तो जीएसटी मैंने छोटी सी जगह छोड़ी थी, आपने देखा होगा छोटी जगह क्यों छोड़ी है? ये इनके लिए ही छोड़ी है। ये हम करेंगे यहाँ पे इनपुट, ठीक है। परचेज के दौरान जीएसटी होता है इनपुट जीएसटी, और जब सेल होती है तो समझ गए होगे आप, आउटपुट, ठीक है। सेल के दौरान होगा आउटपुट जीएसटी, परचेज के दौरान इनपुट जीएसटी और सेल के दौरान आउटपुट जीएसटी। तो अब कभी भी ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कोई भी माल या सेवाएं आ रही हों तो उस दौरान जीएसटी को इनपुट किया जाएगा। जब भी हम उसे प्राप्त करने वाली श्रेणी में होंगे, कैटेगरी में होंगे, एट दैट टाइम हम उसको जीएसटी इनपुट लिखेंगे। भले ही आपके बिल पे कुछ भी लिखा हो, आपने वो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं आसानी से समझाता हूँ। जब मैं किसी को माल बेचूंगा तो मैं आउटपुट लगाऊंगा, और जिसने मुझसे माल खरीदा है वो उसको इनपुट लगाएगा, है ना। तो मुझे ये नहीं देखना कि बिल के ऊपर आउटपुट लिखा हुआ है तो मैं भी आउटपुट लगा दूं, नहीं, मुझे उस टाइम इनपुट लगाना है, क्योंकि बेचने वाला आउटपुट लगाएगा, खरीदने वाला इनपुट लगाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है। ये बेचने वाला होता है, बेचने वाला आउटपुट लगाता है और खरीदने वाला इनपुट लगाएगा। अब ये मत करना कि आपने कोई परचेज बिल देखा तो जो अगले ने तो सेल बिल काटा था उसको, और जो सेल बिल काटा था उसके ऊपर तो वो अपनी कंप्लाइंस को पूरी करेगा, और वो अपनी कंप्लाइंस के चलते इन सब डिटेल्स को डालेगा और उसके ऊपर लिखेगा आउटपुट जीएसटी। तो अब आप उस पर आउटपुट ना लिख देना, ये आपको अपना दिमाग लगाना है और इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वहाँ पर इनपुट जीएसटी लिखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अब जब भी कोई परचेज और सेल्स की एंट्री करेंगे उस दौरान आप जीएसटी को परचेज के दौरान इनपुट और सेल्स के दौरान आउटपुट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपेंस की एंट्री, तो एक्सपेंस के अंदर क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट या सर्विसेज इनपुट, जो हम सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज अकाउंट। कई बार हो सकता है ना कि हम अपने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी सामान ले आए हों या कुछ कंज्यूमेबल आइटम ले आए हों जो ऑफिसों में यूज़ होते हैं, तो वो तो एक्सपेंस की श्रेणी में आ गए। कुछ सर्विस हैं जो हमने कुछ सर्विस इनपुट लिए हैं, सर्विस इंडस्ट्री होती है उनकी तो सर्विस इनपुट होती है ना, उनकी परचेज की जैसे होती है ये, ठीक है। और यहाँ पर सेम हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट या उसको सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हम जीएसटी अभी समझ नहीं रहे हैं। जीएसटी एक्ट को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे, हमारे पूरी प्रॉपर नोट्स हैं, पूरी बुक है उसके ऊपर, और उसी से हम जीएसटी एक्ट को समझते हुए चलेंगे, जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि
कब क्या चार्ज किया जाता है, किस दर से क्या लगता है, किस दौरान क्या होता है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों का उस समय हम विस्तार से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उन सब चीज़ों को विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने समझ लिया कि एक्सपेंस, परचेज और सेल्स, इन सब के दौरान हम क्या करेंगे, जीएसटी को इनपुट और आउटपुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है जी। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि उदाहरण हमें जल्दी समझ में आते हैं, बातें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है मैसर्स जीवन राम सेल्स। हम जीवन राम क्या सेल्स कर रहे हैं, हम करते हैं जीवन राम सेल्स वॉचेस होती हैं, वॉच टू मिस्टर विवेक जैन, ठीक है। मिस्टर जीवन राम ने सेल करी है वॉच सेल करी है, एक ही वॉच सेल करी है टू मिस्टर विवेक जैन, वर्थ ₹25,000, 25,000 रुपये की सेल करी है। और इसके ऊपर है जीएसटी चार्ज किया है कितना, 18%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे। हम सेल्स की एंट्री के दौरान क्या करेंगे, कैश, ठीक है, कैश किया उन्होंने, कैश भी किया है। तो भी दोस्तों हमें पहले नाम लिखना पड़ता है। ये जीएसटी की एंट्री के दौरान हमें बेसिक फंडा में ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम कैश भी बेचेंगे तो हमें नाम लिखना जरूरी है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके दौरान हमें पैन नंबर लेना भी जरूरी होता है, वो हम एक्ट के अंदर समझ लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ नेम यूज़ करते हैं, हम प्रायोरिटी नेम को देते हैं, या कैश को हटा देते हैं, आप कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है। तो हमने इनको माल बेचा, विवेक जैन अकाउंट डेबिट टू वॉच अकाउंट क्रेडिट। वॉच कितने की है, 25,000 रुपये की, ठीक है। और जीएसटी चार्ज किया है 18%, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। 25,000 का 18% कितना होगा, 4,500 रुपये। और यहाँ आ जाएगा 30,500। और हमारे बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक जैन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। वो बैंक में पैसा दे रहे हैं कितने, 29,500, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी आप दुकान से सामान लाए होंगे तो सामान की वैल्यू अलग लिखी होती है और उसके ऊपर जीएसटी नीचे अलग चार्ज किया होता है। तो उस सामान की वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू मिला के ही आप उसको पेमेंट करते हैं। दोस्तों इसके अंदर सिचुएशन क्या निकल के आती है कि कुछ चीज़ों के ऊपर इंक्लूसिव होता है और कुछ चीज़ों पे एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग होता है। एक्सक्लूसिव तो स्पेशल होने का होता है, मतलब यहाँ पे एमआरपी बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। और हम यहाँ क्या करते हैं, इसको एमआरपी बोल सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं कि जो भी रेट दिया गया है उस रेट के अंदर टैक्स इंक्लूड है। अगर यही क्वेश्चन के अंदर कहता कि 25,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है, 25,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो हम इस 25,000 की वैल्यू में से वॉच की वैल्यू अलग करते और
आउटपुट की वैल्यू टैक्स की वैल्यू अलग कर देते कि उसमें से टैक्स अलग है और ये अलग है। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, कुछ लोगों को आती भी होगी, उन्होंने अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर समझा होगा, या अपने मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का क्या होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ये सब कंसेप्ट आप सब अच्छे से समझते हैं, ठीक है। या नहीं समझते तो हमारी जब नेक्स्ट क्लास चलेगी उसके अंदर हम बता देंगे। फिलहाल अभी उस कैलकुलेशन को थोड़ी सी देर होल्ड करते हैं, हम सिर्फ एंट्री समझ रहे हैं, ठीक है। हमारा अभी मेन ऑब्जेक्ट इस एंट्री को समझने का कि एंट्री कहाँ लगेगी, अभी हमें ये समझना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। कई जगहों पर ये होता है कि इंक्लूडिंग होता है, कई जगहों पर होता है एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है। अब सेम क्या है कि मैसर्स जीवन राम सेल्स वॉच टू मैसर्स हीरा मैसर्स हीरा, और ये लिखता है जीवन राम सेल्स करता है हीरा को रुपीज़ 1,50,000, 50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये की कुछ घड़ी उन्हें बेचता है, ठीक है। उसके अंदर 2-3 घड़ी होती है, ठीक है। और जीएसटी जो है चार्ज करता है इसके ऊपर 18%, ठीक है। 18% जीएसटी चार्ज करता है इसके ऊपर। अब क्या करते हैं, एंट्री करनी है हमें बोथ द पार्टी, दोनों की बुक्स में हमें एंट्री करनी है। दोनों की बुक्स में एंट्री करने का मतलब क्या है, हमें सेलर की बुक्स में भी करनी है और परचेजर की बुक्स में भी, सेलर और परचेजर 1 और 2, ठीक है। तो जब भी हम एंट्री करते हैं तो हम ऊपर यहाँ क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स जीवन राम, जीवन राम की किताबों में एंट्री क्या बनेगी, जीवन राम की किताबों में एंट्री क्या बनेगी, मैसर्स हीरा अकाउंट, मैसर्स लिखा है तो फॉर्म है ना, टू वॉच अकाउंट एंड टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, 1,50,000 और 1,50,000 पे 18%, 27,000, टोटल वैल्यू 1,77,000, ठीक है। ये सेल की एंट्री है। अब अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर टू मैसर्स हीरा अकाउंट 1,77,000, 1,77,000, ठीक है जी। जब जीवन राम ने हीरा को माल बेचा तो क्या लिखा, 1.5 लाख की वॉच बेची उसने और उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया और वैल्यू बन गई 1,77,000, और जब पैसे आए तो पूरे पैसे आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ करते हैं इन द बुक्स ऑफ मैसर्स हीरा, हीरा की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, वॉच अकाउंट, वॉच डेबिट व्हाट कम्स इन, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू मैसर्स जीवन राम,
क्रेडिट। 1.5 लाख की वॉच थी, 27,000 उस पर जीएसटी था परचेज करते दौरान, और 1,77,000 हमारा टोटल वैल्यू हो गई, क्रेडिट वैल्यू। ये एंट्री है हमारी परचेज के दौरान। और जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे, मैसर्स जीवन राम अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। क्वेश्चन था हमारा, जीवन राम ने वॉच बेची हीरा को 1.5 लाख रुपए की, 18% जीएसटी चार्ज किया, दोनों की पार्टियों की बुक्स में एंट्री करनी है। तो जीवन राम की बुक्स में किया सेल की एंट्री, वॉच क्रेडिट, आउटपुट जीएसटी चार्ज किया, पार्टी डेबिट करी, और पेमेंट रिसीव हो गई बैंक से, बैंक डेबिट, और पार्टी क्रेडिट कर दी। ठीक है, जो पार्टी डेबिट हुई थी वो पार्टी क्रेडिट हो गई। ठीक है, सेम दूसरी पार्टी की बुक्स में हमने एंट्री करी, वॉच डेबिट हुई 1.5 लाख की, जीएसटी इनपुट हमें इनपुट मिला, और जीवन राम 1,77,000 से क्रेडिट हो गया, और जीवन राम को हमने फिर पेमेंट कर दी, मतलब हीरा ने जीवन राम को पेमेंट कर दी 1,77। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं समझने लायक जैसा। तो ठीक है, हम इसको, साधारण सा कंसेप्ट था, हम इसको समझते हुए चलें कि क्या है क्या नहीं है। हमारा बेसिक इसके अंदर कंसेप्ट सिर्फ यही समझने का था कि क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। लेकिन जीएसटी को आपने देखा होगा कि सर ये क्या आपने बताया जीएसटी, हमने तो अपनी बुक्स के अंदर कुछ और ही लगे देखा है, जब हम एक्चुअली माल खरीद के लाके देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ और ही लगा होता है, यहाँ तो कुछ और ही कहानी है, आप तो कुछ और ही जीएसटी बता रहे हो। भाई मैंने अभी आपको बताया है जीएसटी लगता कहाँ पर है, उसके प्रारूप कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको वो नहीं बताया। आप जब भी देखेंगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे, एक साधारण सा मैं आपको और बता देता हूं। आप हिंदुस्तान का एक्ट तो जानते हैं, हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, तो जो भी टैक्स चार्ज होता है उसका कुछ पैसा इनको जाता है और कुछ पैसा इनको जाता है। ठीक है, कुछ पैसा इनको जाएगा और कुछ पैसा इनको जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं इनकी कहानी बताऊंगा आपको उस समय अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आप अभी फिलहाल इसकी गहराई में ना जाएं, आपकी जिज्ञासा को अच्छे से शांत किया जाएगा, आपको तब अच्छे से समझा दिया जाएगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आपका जीएसटी चार्ज होता है, अगर मैं कहता हूं जीएसटी, उदाहरण के तौर पे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला जीएसटी, ऊपरी क्वेश्चन में चल रहा था 18%। ठीक है, तो इसमें से दोनों सरकार अपना बराबर बराबर ले लेती हैं, जीएसटी 9% और 9%। तो अब हम आने वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, 18% को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, जो भी टैक्स होगा उसको बराबर दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। हम लिखेंगे 9% CGST, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहां लिखेंगे 9% SGST। अगर ये 12% है तो हम इसको करेंगे 6% और 6% पे हम लिखेंगे 6% CGST और लिखेंगे 6% SGST। अगर यही 28% है तो हम इसको लिखेंगे 14% और 14%, 14% CGST और 14% SGST। अभी दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं आपको जीएसटी एक्ट नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं अपनी एंट्री के दौरान कैसे चार्ज करना है। ठीक है, अब यही चीज आपकी इनपुट लिखी जाएगी और यही आउटपुट लिखी जाएगी। आपका जो क्वेश्चन था जीवन राम वाला, उस जीवन राम वाले क्वेश्चन में इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स जीवन राम, इसी क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने एंट्री करी थी
सेल्स की, मैसर्स हीरा अकाउंट, एंड 2 वॉच अकाउंट। वॉच अकाउंट कितनी थी आपकी? 1.5 लाख। आपको अब ये कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण है। 9% CGST एंड 9% SGST। ठीक है, 27,000 था ना आपका, 27,000 था ना, तो 27 का 9% कितना होगा 1.5 लाख का? 13,500 है ना, 13,500, 1,50,000 इंटू 9%, 13,500 और 13,500, 1,77,000 होना वही है। बस आपको लिखना है ऐसे। ये मैंने आपको बताया है अभी लिखने का तरीका, ठीक है, ये अभी आपको मैंने लिखने का तरीका बताया है। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। ये मैं बता रहा हूं हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। इसलिए अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर जिनमें जीएसटी का इम्पैक्ट लेते हुए चलें। और जब भी हम जीएसटी का इम्पैक्ट लेंगे तो अंडरस्टूड है आपको ये क्वेश्चन के अंदर जीएसटी आउटपुट में ऐसे लगाना है। और परचेज में भी दिखा देता हूं, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स हीरा, थोड़ा सा लिख देते हैं ना कि बाद में रेफरेंस के लिए याद भी रहे हम क्या कर रहे थे। ठीक है, वॉच अकाउंट डेबिट इनपुट। अच्छा, मैंने यहाँ आउटपुट नहीं लिखा, यहाँ आउटपुट भी लिखना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने सेम ऊपर से उतार दिया। यहाँ सेल है तो 9% आउटपुट CGST। ठीक है, इनपुट 9% इनपुट CGST, 9% इनपुट SGST, टू मैसर्स जीवन राम अकाउंट, वही 177 आ गया आपका, 1,50,000, 13,500 और 13,500। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि इन दौरान नेट की थोड़ी स्पीड की दिक्कत है। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसके अंदर बाकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो नेट पे अपलोड होते टाइम दिक्कत आती है। कल नेट की स्पीड बहुत कम थी, इस वजह से कल हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए और ना बना पाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आगे का कंसेप्ट सेल टैक्स जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक समझाया है, बिल्कुल बेसिक, ग्राउंड पे, जैसे होता है ना फर्श पे मट्टी लगी होती है, ये बिल्कुल उस लेवल का क्वेश्चन है। इससे आपको जीएसटी में कुछ समझ नहीं आएगा। सिर्फ जीएसटी चार्ज कहाँ हुआ है उन लोगों के लिए। बहुत से ऐसे दोस्त जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता था कि टैक्स को, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इनपुट और आउटपुट कहाँ लगता है। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो मेरे फ्रेंड जिन्होंने कभी टैक्स या अकाउंट्स को नहीं समझा है उन लोगों के लिए भी ये आसान है, और उन लोगों ने पहली बार देखा है। तो जिन्होंने पहली बार देखा है ये उनके लिए बिल्कुल जैसे फर्श के ऊपर बिछी हुई मिट्टी होती है ना, कालीन, ये उस लेवल पे है। अभी ऊपर उठेंगे, नेक्स्ट लेवल हमारा अब ऊपर उठने का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।